पहले आप इन आर्टिकल्स को देखिए जो 2021 से है, जिसके हिसाब से बांग्लादेश एशियन कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड इंडिया को भी अपनी नेबर कंट्री से कुछ सीखना चाहिए। और अब आप इन आर्टिकल्स को देखिए जो रीसेंट है, जिसके हिसाब से बांग्लादेश अपने अभी तक के सबसे बुरे टाइम से गुजर रहा है और कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से अगर नियर फ्यूचर में बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस नहीं किए तो ये अगला श्रीलंका भी बन सकता है। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी मिलने के बाद बांग्लादेश की कहानी ने कई उतार चढ़ाव देखे और 21st सेंचुरी आते आते बांग्लादेश को एशिया की वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी में भी गिना गया और इसके कुछ रीज़न भी हैं, जैसे कि फर्टाइल लैंड, ट्रेडिंग पोर्ट, सूटेबल वर्कफोर्स एंड FDI। और 2022 में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बांग्लादेश इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाला है और बांग्लादेश एशिया की ऐसी पहली कंट्री नहीं है। इसके अलावा यही चीज़ हम लोग ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होते हुए भी देखी है। हमने पाकिस्तान एंड श्रीलंका के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम बात करेंगे कि ऐसे मेन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से बांग्लादेश की सिचुएशन आज ऐसी हो चुकी है। इसमें सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन रेट। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बांग्लादेश ने अपने पिछले 9 सालों के इन्फ्लेशन रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जून 2022 में बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट था 7.56%, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग अपने डेली नीड की चीज़ें परचेज नहीं कर पा रहे और यही सिचुएशन हम लोग ने श्रीलंका के साथ भी देखी थी, जिसकी वजह से लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रोड पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती थी एंड यही चीज़ हम शायद फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ भी देख सकते हैं। और दूसरा रीज़न है एनर्जी इनसफिशिएंसी। आज के टाइम पे बांग्लादेश अपनी 85% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से जनरेट करता है और अगर हम ओवरऑल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, जिसमें नेचुरल गैसेस से 57%, बायोमास से 17%, कोल से 13% एंड ऑयल से 12%। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले डेकेड में बांग्लादेश अपनी एनर्जी कंजम्पशन को डबल करने वाला है। यहाँ पे शायद आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया भी अपनी 75% एनर्जी कोल से ही तो जनरेट करता है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी कोल के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंसी कम करके सोलार, विंड, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर शिफ्ट की है, लेकिन बांग्लादेश ने अभी तक इन सोर्सेज के ऊपर मूव होने के कोई इंडिकेशन नहीं दिखाया है। अभी के टाइम पे बांग्लादेश को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश फ्यूल एंड एनर्जी के लिए यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ऑन गोइंग रशिया एंड यूरोप के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है उसकी वजह से यूरोप के पास भी इनफ एनर्जी सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज को भी नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे करके एनर्जी परचेज करनी पड़ती और यहाँ पे बांग्लादेश के पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला, वो नॉर्मल कैपेसिटी से कम एनर्जी प्रोक्योर करें और दूसरी चीज़, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी परचेज करेंगे लेकिन उसके लिए उनको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी और जिसका सीधा इम्पैक्ट दिखेगा उनके फॉरेक्स रिजर्व पे। और तीसरा रीज़न है डीप इन फॉरेक्स रिजर्व। ज़्यादातर कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज को रखती है, जिसके मदद से वो दूसरी कंट्रीज़ में से अपनी बेसिक नीड की चीज़ें जैसे कि ऑयल, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एंड ऐसी चीज़ों को इंपोर्ट कर पाए। और इन फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन रखने के लिए कंट्रीज़ कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करती है जिसको उनको फॉरेन करेंसी में इनकम भी हो। और एक रिपोर्ट के हिसाब से जुलाई 2022 में बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $39 बिलियन था, जिससे वो अगले 4 से 5 महीनों तक की चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, इसीलिए उनके फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार कम हो रहे थे और जुलाई 2022 में बांग्लादेश का करंट अकाउंट डेफिसिट भी $18.5 बिलियन था और बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में से 85% एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का था। वर्ल्ड के वेल नोन क्लोथिंग ब्रांड ज़ारा, H&M और दूसरे भी जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में है और कोविड-19 एंड इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई की वजह से ज़्यादातर प्रोडक्शन यूनिट अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे और बांग्लादेश के पास इनफ फ्यूल परचेज करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, तो इसीलिए उनके एक्सपोर्ट भी कम हो गए। और यही चीज़ों को हैंडल करने के लिए बांग्लादेश ने IMF से $4.5 बिलियन, वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन की हेल्प की रिक्वेस्ट की है। और नियर फ्यूचर में अगर बांग्लादेश को कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो फ्यूचर में वर्ल्ड बैंक या फिर IMF को बांग्लादेश को बेल आउट पैकेज देना भी पड़ सकता है। और नेक्स्ट है वीक करेंसी। 2017 में बांग्लादेश की करेंसी थी $1 = 78 बांग्लादेशी टका और ये करेंसी कम होते होते 2022 में $1 = 95 बांग्लादेशी टका हो चुकी है।
और जिसकी वजह से बांग्लादेश को इंपोर्ट करना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आज के टाइम पे एक पेन यूएस से इंपोर्ट करता हूँ जिसकी कॉस्ट है $1 और अभी के टाइम पे $1 इज इक्वल टू 80 इंडियन रुपीज़ है, तो उसकी कॉस्ट मुझे $1 या फिर 80 रुपीज़ में पड़ेगी। और अज्यूम करते हैं कि 2 महीने के बाद इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट होती है और $1 इज इक्वल टू वैल्यू होती है 100 रुपीज़। और उस टाइम पे अगर मैं सेम पेन इंपोर्ट करता हूँ तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट तो $1 ही रहेगी, लेकिन मुझे उसके अगेंस्ट 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 20 रुपीज़ ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट हुई। और यही चीज़ बांग्लादेश के साथ हो रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व पे करने पड़ रहे हैं और इसी रीज़न की वजह से उनके करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट रीज़न है एक्सटर्नल डेट। 2021 में बांग्लादेश का एक्सटर्नल डेट था $91 बिलियन और अगर हम इसी डेट को 2020 के साथ कंपेयर करें तो ये 24% ज़्यादा है। और ज़्यादातर लोन IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज से ली गई है। तो एक तरीके से बांग्लादेश डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है। और इन लोन के अमाउंट का भी बांग्लादेश ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर डेवलपमेंट में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर फ्यूचर में इन लोन्स को रीपे करना होगा तब बांग्लादेश के पास कोई बड़ा इनकम सोर्स नहीं होगा और ये बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। और लास्ट रीज़न है पॉलिटिकल इम्बैलेंस एंड करप्शन। वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स के हिसाब से आउट ऑफ 180 कंट्रीज बांग्लादेश का रैंक 147 है। और 2017 के वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के हिसाब से बांग्लादेश में रोड बनाने का कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और इनके प्राइमरी रीज़न से ओवर प्राइस मटीरियल, करप्शन एंड लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम। और इसी रीज़न की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते उनकी कॉस्ट एस्टिमेशन से ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना महंगा हो जाता है। इंडिया ने भी पास्ट में ऐसे ही क्राइसिस देखे हुए हैं। जब 1990 में RBI के पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, तब इंडिया ने IMF से हेल्प लेके एक बेल आउट पैकेज लिया था और जिसका यूज़ करके इंडिया ने कुछ ही सालों में अपनी सिचुएशन बेटर कर ली थी। इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी सेट की और इसके अलावा इंपोर्ट्स को भी कम किया। और यही चीज़ें बांग्लादेश भी फॉलो करके अपनी इकोनॉमी को एक बेटर इकोनॉमी बना सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।